अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। बात पैनामा केस से और उसकी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से आगे निकलती नजर आ रही है। इस्तीफों का मुतालबा हर तरफ से आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकजबा नजर आती हैं, साथ नहीं भी खड़ी तो भी यकजबा नजर आती हैं कि मियां नवाज शरीफ वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दें। सिंध असेंबली में करारदाद पेश हो गई, करारदाद मंजूर हो गई। एक सूबे की तरफ से वजीर आजम से इस्तीफे की करारदाद मंजूर हो गई। आज 1 साल पहले पैनामा लीक सामने आने पर वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम की नाअहली ना होने पर एक बार फिर वजीर आजम को मुस्ताफी कराने के लिए सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है। पैनामा केस के फैसले पर बज़ाहिर खुश नजर आने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम के इस्तीफे के लिए आइंदा जुम्मे को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया है। पैनामा फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तारीफ और जजिस के फैसले को तारीखी करार देने वाले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज कौमी असम्बली के इजलास में भी मौजूद थे। उन्हें ऐवान के अंदर बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि पाकिस्तान आपके इदारे मफलूज हो चुके हैं, तो यही इदारे कैसे नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म रहते हुए उनके खिलाफ तहकीकात कर सकते हैं। इसीलिए JIT की तहकीकात तक वज़ीर आज़म मुस्ताफी हो। क्योंकि मुझे असेंबली में इन्होंने बोलने नहीं दिया, जो मेरा राइट था, पिटिशनर था मैं, ये डेमोक्रेसी अगर है तो क्यों नहीं मुझे बोलने दिया। मैं आज ये अब यहां ऐलान कर रहा हूं, अगले जुमे को मैं जलसा कर रहा हूं यहां इस्लामाबाद में। मैं डिमांड करूंगा नवाज शरीफ से, मैं सारी कौम को कहता हूं निकलो, डिमांड करो कि रिजाइन करो, इस्तीफा दो। और हम ये रुकेगा नहीं, ये तहरीक चलती रहेगी। अगर ये JIT नवाज शरीफ के नीचे बननी है, इसकी कोई फायदा नहीं है। कल जब JIT अनाउंस हुई, दोनों तरफ से मिठाइयां बांटी जा रही थी, तो सवाल पैदा हो रहा था कि JIT पर भरोसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ वो इदारे नहीं हैं जो हुकूमती बाकायदा तौर पर इन्फ्लुएंस हो सकें कम से कम पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए, बल्कि ISI और MI के नुमाइंदे भी अदालत की तरफ से कहा गया है कि इसका हिस्सा होंगे और उनको खुद DG ISI और खुद DG MI नॉमिनेट करेंगे। साथ ही अदालत हर 2 हफ्ते बाद इस JIT की कारकर्दगी देखेगी, इसकी रिपोर्ट सबमिट करानी होगी। इमरान खान ने आज ARY को इंटरव्यू देते हुए JIT की कार्रवाई पब्लिक करने का मुतालबा भी किया। उनका कहना था कि अगर JIT में मजाक हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज आने वाले दिनों में तहरीक में बदल जाएगा। अगर ये JIT में मजाक हुआ तो ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ बुला रहा हूं लोगों को बुलाने के लिए। कन्वर्ट हो जाएगा, ये मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इन्होंने JIT देखे ना, अगर अब नवाज शरीफ के नीचे JIT है, 2 हफ्ते के अंदर जब बन जाएगी और 2 हफ्ते में ISI भी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है, उन पे तो असरअंदाज नहीं हो सकेंगे। ISI और वो मिलिट्री इंटेलिजेंस तो ये डॉन लीक्स में भी है। वो किधर क्या अभी तक रिजल्ट आ गया, वो किधर 6 महीने से सिंपल सी चीज थी, चौधरी निसार ने कहा ये 4 दिनों की बात है, आज तक रिजल्ट नहीं आ रहा। ये बिल्कुल ओपन कोर्ट के अंदर हमें पता चलना चाहिए, जो उन्होंने कहा था ना 2 हफ्ते की रिपोर्ट सामने आएगी, ये ओपन कोर्ट के अंदर आना चाहिए ताकि कौम को पता चले क्या हो रहा है। साहब ने बताया कि क्या वजह है। इमरान खान साहब कह रहे थे कि अगर डॉन लीक्स की रिपोर्ट में भी ISI और MI हैं, 6 महीने से उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही, अगर कोई मजाक हुआ तो हम सड़कों पर होंगे। क्या इमरान खान चौथी मरतबा मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे से हटाने के लिए सड़कों पर होंगे या कोशिश करेंगे? धरना 1 में कोशिश की, नहीं हुआ। धरना 2 में कोशिश की, नहीं हुआ। और फिर तीसरी कोशिश ज़ाहिर सड़कों पर नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट के जरिए थी, जो अब तक नहीं हुआ। 60 दिन में एक रिपोर्ट आनी है। और अब क्या चौथी कोशिश ये होगी कि एक दफ़ा फिर सड़कों पर आकर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस्तीफे के लिए मजबूर किया जाए। और इस दफ़ा क्या अलग ये होगा कि इमरान खान अकेले नहीं होंगे। धरना 1 में अगर कोई था नवाज शरीफ साहब के साथ, तो वो पीपल्स पार्टी थी जो पार्लियामेंट के फ्लोर से उनके साथ खड़ी हुई थी। अब पैनामा लीक्स में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुश्तरका तहकीकाती टीम के क़याम के फैसले के बाद पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज़ ना सिर्फ इस फैसले के हवाले से इसको तनकीद का निशाना बनाया, मुस्तरद किया, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा किया। आज पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों के मुशावरती इजलास को लीड किया और सेनेटर एतजाज हसन और फारूक एच नाइक ने इजलास को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। और फिर पार्लियामेंट के बाहर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने कहा कि जिन इदारों को सुप्रीम कोर्ट ने बुरा भला कहा, उन्हीं के अफराद पर JIT बना दी जिसे वो मुस्तरद करते। हम इस JIT को नहीं मानते। हाँ, JIT अगर आपको बनानी है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े सीनियर जजेस पे बनाई जाए या हाई कोर्ट के 4 चीफ जस्टिस के ऊपर बनाई जाए,
कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हों या फिर हाई कोर्ट के जजेस हों। ये बात वाज़ेह हो कि दरमियान में अदालत ने जब प्रोसीडिंग्स हो रही थी तो ये दोनों सारे पटिशनर्स को ऑप्शन दिया था कि कमीशन बना देते हैं। इमरान खान साहब ने उसको मुस्तरद किया था। बाद में अब ये JIT बनी है और खान साहब ये कह रहे हैं कि इस हवाले से पहले नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दें। सेनेट में पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज़ अहसन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अदालत उज़्मा को ही तनकीद का निशाना बना डाला। मैं तो बड़े अरसे से कहता था कि सुप्रीम कोर्ट की एक रिवायत है, चली आ रही है रिवायत, ये तारीख का हिस्सा है। ये कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ, तारीख का हिस्सा है कि नवाज शरीफ और शरीफ खानदान पर नरम हाथ रखा जाता है। अब JIT बनेगी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA के तहत, वो तो निसार अली के मातहत है, JIT को मुस्तरद करते हैं। मगर इन मुलाकातों तक, इन मीडिया बयानात तक नहीं रुकी पीपल्स पार्टी। आज सिंध असेंबली में हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश की गई तहरीक में वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया गया, मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया। जबकि झंग के इलाके में जलसे से खिताब में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने भी नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया। आज सिंध की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है गो नवाज गो का। जिस तरह हमने मुशर्रफ को घर भेजा था, अब इंशाअल्लाह हम नवाज को घर भेजेंगे। मगर मियां साहब, तुम घर नहीं जाओगे, तुम किसी और घर जाओगे, मैं बता रहा हूं। और ये पहली दफा नहीं है, ये सिर्फ इस जलसे में नहीं है, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी मुसलसल कहती रही कि धरना 1 हो या बाद के मामलात हो, हम साथ जमहूरियत के लिए देते थे। मगर अब से कुछ दिन पहले इंटरव्यू में आसिफ जरदारी गुज़िश्ता दिनों ये कह चुके हैं कि वो जमहूरियत के लिए भी इमरान खान से बात कर लेंगे, लेकिन नवाज शरीफ का फ़ोन भी आया तो भी नहीं उठाएंगे। और उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया कि अगले जलसों में गो नवाज गो के नारे लगेंगे और फिर पीपल्स पार्टी इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। दूसरी जानिब आज पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खबरें आई कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पहला मुशावरती इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक पनामा फैसले पर हुकूमत को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर उन्हें बहाना नहीं बनाया जाएगा। JIT से भरपूर ताउन किया जाएगा और अदालत के उठाए गए सवालात का जवाब भी दिया जाएगा। नून लीग के अहम रहनुमा और वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साद रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया। साद रफ़ीक साहब, जो पहले धरने में आपके साथ की खातिर, वो भी नहीं है आपके साथ। इमरान खान हो, पीपल्स पार्टी हो, आपसे अब इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। इनफैक्ट मियां नवाज शरीफ साहब से, नून लीग की हुकूमत से नहीं कि अपना दूसरा वज़ीर आज़म मुंतखब कर लें। ना मॉरल अथॉरिटी है, ना JIT आपकी मौजूदगी में, वज़ीर आज़म की मौजूदगी में आज़ादाना काम कर सकती है। बिस्मिल्लाह, मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल। बात यह है कि ये जो इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, इनमें 3 तो वो हैं पिटिशनर थे, मुंह की खा के सुप्रीम कोर्ट से निकले हैं और मुंह की खाएं ये और इस्तीफा दें वज़ीर आज़म पाकिस्तान। ये तो एक अजीब सी बात है। और आसिफ जरदारी और उनकी पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट के पूरे प्रोसेस के अंदर वो गए भी नहीं और उसको माना ही नहीं। और अभी भी आपने एतजाज आसम की जलन जो थी और आसिफ जरदारी की जो वो डींगे मार रहे थे, वो कौम को दिखाई है। तो जो लोग सुप्रीम कोर्ट के पूरे प्रोसेस को मानते ही नहीं है, उनके कहने पे इस्तीफा दे दें। 34 नशिस्तें या 33 नशिस्तें हैं PTI की और झुंगे में 38 नशिस्तें हैं पीपल्स पार्टी की। इन दोनों पार्टियों को मिला लें और भाई सिराजुल हक साहब की 4 सीटें भी डाल लें, तो ये कोई 73-74 मेंबर बनते हैं। और ये पूरे हाउस की शायद 1/3 भी बड़ी मुश्किल से नहीं बनते। इनके कहने पे इस्तीफा दे दें, यानी सुप्रीम कोर्ट से अपना जो हमारा मुकदमा है वो हम जीत जाएं, ये हार जाएं, और इनके हारने में और अपने जीतने के बाद हम इस्तीफा दे दें। मगर साहब एक जो बुनियादी एतराज कर रहे हैं वो ये है, जो बुनियादी एतराज वो ये कर रहे हैं कि जी 5 के 5 जो जजेस हैं वो वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके खानदान की दी गई जो एविडेंस है उससे मुतमईन हुए नहीं। जूरिस्प्रूडेंस की वजह से और जो प्रेसिडेंट है उसकी वजह से उन्होंने JIT जरूर बनाई है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, मगर जब 5 के 5 जजेस ना हुए हो मुतमईन, तो वजीर आजम का नहीं रहता कि कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं रहती कि वो वजीर आजम रहे। ये केस बनाया जा रहा है। भाई साहब, इनके बाबा की अदालत कोई नहीं लगी हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे 5 जजेस ने, जिनमें से 2 जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट दिया है और उनके इख्तलाफी नोट पे हमारी रिजर्वेशन है, क्योंकि शुरू दिन से ही उनकी इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही थी, लेकिन हम चुप हैं, डिसेंसी की वजह से तनकीद भी नहीं करते, ना करेंगे। और वो जो आया ये फैसला, इस पे 5 जजेस के दस्तखत हैं, यानी वो एक
उन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया, लेकिन ये जो फैसला ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच का फैसला है। और जब 5 रुकनी बेंच कह रहा है कि जी शरीफ खानदान के 6 लोगों को तो क्लियर करते हैं हम, डार साहब को, कैप्टन सफदर साहब को और मरियम नवाज साहबा को, और बाकी 3 जो है ये इस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से गुजरे, तो हमें कौन से कुत्ते ने काटा हुआ है कि जनाब हम आसिफ जरदारी के और इसके इमरान के और शेख रशीद जैसे जोकर के कहने पे इस्तीफा देते हैं। सैफी साहब, आपके लिए खुद जाती तौर पर डिस्टर्बिंग बात नहीं है कि कोई एक भी जज ऐसा नहीं है जिन्होंने ये कहा हो कि वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके खानदान और उनके वकला ने जो एविडेंस दिए और जो दलाइल दिए हम उससे मुतमईन हुए, किसी एक जज ने ये ओपिनियन नहीं दिया जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि मॉरल अथॉरिटी है नहीं वजीर आजम की कि वो कंटिन्यू कर सके? मैं आपका वैसे बड़ा मद्दा हूँ, आप मुझ पे सबसे ज्यादा जरा आप करते हैं और मैं आपकी जरा से तंग भी बहुत होता हूँ, लेकिन मुझे खुशी होती है कि आप बड़ी स्मार्टली जरा करते हैं। तो बात यह है कि अगर एतजाज आसन ने बात की है, आसिफ जरदारी ने की है, उनको तो किसी ने पकड़ा नहीं है, तो फिर आज मैं भी बात कर लेता हूँ। मुझे भी बात करने की इजाजत होनी चाहिए ना जनाब? जी इजाजत है बात करने? जी आप बात कीजिए, आपसे सवाल क्या है? जी तो मेरी बात यह है कि जी कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को अपने पूरी प्रोसीडिंग के दौरान एक ऐसा माहौल मुहैया नहीं किया गया जिसमें वो आजादाना फैसला करते, क्योंकि बाहर एक अदालत शाहराह दस्तूर पे लगाई इन जोकर्स ने। कुछ जोकर जो हैं वो टीवी चैनल्स में बैठ के यही काम कर रहे थे, पता नहीं कहां से इस चीज के वो पैसे लेते हैं। कुछ टीवी चैनल इस काम के लिए लगे हुए हैं जो बाहर जाली डिग्रियों में पकड़े जाते हैं और यहाँ आके वो कौम को भाषण देते हैं अखलाकियात का। तो एक माहौल बनाया गया था और एक पूरी साजिश थी, और ऐसा माहौल नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट आजादाना काम कर सकता। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी इस बात को कोई चैलेंज करे। इस माहौल में जिन ऑनरेबल जजेस ने ये डिसीजन दिया है, कोई आसान काम नहीं था, वो भी इंसान होते हैं, बल्कि हम तो जरा सख्त खाल वाले लोग होते हैं, हम तो होते हैं उसकी तरह सैंड बैग की तरह। जज साहिबान जो उनकी अपनी एक खसासियत होती है, वो तो ये अफोर्ड नहीं करते कि लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करें, उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ना होता है। इस सिचुएशन के अंदर ये फैसला आया और अदालत को दबाव में लाने के लिए ये जो इमरान है, जो पाकिस्तान का भाई ठाकरे है, इसने और इसके साथ जो करते बेशुमार जोर लगाया उन्होंने। मगर सादिक साहब, आपने जो कहा कि मीडिया के बाहर, मीडिया में भी और टॉक शोज में भी और जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये जो हुआ करता था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान करते थे तो अगली आप लोग आके करते थे, सुप्रीम कोर्ट से निकलने के बाद टॉक शोज में आपकी रिप्रेजेंटेशन भी होती थी कुछ। अगर आपको जाहिर है बायसनेस की अगर शिकायत है तो कहीं बायसनेस की शिकायत इमरान खान साहब को भी होगी। आप अगर उन्होंने जलसों में कुछ किया तो आपकी भी जलसों में कुछ तकारीर हैं कि किसको खुली किताब है, तो अदालतों के ऊपर आप सारे के सारे लगे हुए थे, सारे के सारे अदालत के बाहर स्टेटमेंट दे रहे थे। इजाजत है बोलने? जी प्लीज प्लीज। एक बात यह है कि रिकॉर्ड निकलवा लें, माशाल्लाह आपके पास हर चीज का रिकॉर्ड है। ये खेल, ये तमाशा, ये जो बंदर तमाशा था, ये किसने शुरू किया था? ये इमरान खान ने, शेख रशीद ने और सिराज साहब ने काम शुरू किया था। और जब मुसलसल किया, पहले तो हमारी बी टीम जाती थी, फिर हम मजबूर हुए जब हमारी स्पोर्ट और हमारी जो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्पोर्ट है, लोगों का दबाव आया कि तुम गूंगे हो, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है, बात नहीं कर सकते, तो हमें वहां जाना पड़ा। अब आ जाए तकरीरें, तो मैं आज फिर कहता हूं कि हम भाईजान वो दाल वाले चने नहीं है, हम बहुत सारे जो है वो प्रोसेस उसके अंदर से गुजरे हैं और हमें पता है कौन कौन सी मुकद्दस गाय क्या करती है। मुकद्दस गाय भी कोई नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा कि हमारी पगड़ी को उछालो, मट्टी में मिलाओ, सबूत कोई हो नहीं तो उसके बाद सारे गूंगे बन के बैठे रहे। जो ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल कोर्ट की आती थी, ये जो पॉलिटिकल जोकर हैं उसके साथ खिलवाड़ करते थे, इनको रोकने वाला कोई नहीं था, तो मुझे रोकने वाला कोई किस तरह होगा? अगर एक ऑनरेबल जज ने कोई रिमार्क्स दे दिए और इमरान खान और उसके साथ वाले सारे उस पर तबसरा करें और हमें हमारा मजाक उड़ाने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे तो जवाब आएगा। तो सारफी साहब, तो आज का फैसला क्या है? वजीर आजम एक तो इस्तीफा नहीं देंगे और दूसरा इस JIT के साथ ताउन करते हुए पेश होंगे वो और उनके बच्चे, ये फैसला है नून लीग का? देखिए जी, बड़ी स्ट्रेट बात है, ऑनरेबल कोर्ट का एक डिसीजन आया, सब ने कहा था हमारे समेत के तमाम स्टेक होल्डर्स ने कि हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसको मानेंगे। अब मानना चाहिए, हमें भी मतलब है उसमें से, हमें भी बात चीजें जिनके ऊपर हमें अच्छा नहीं लगा, जाहिर है हम भी जज्बात रखते हैं, मगर हमने तबसरा ही नहीं किया ना करना है, हम उसको मानेंगे। जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के बारे में ये झूठ बोल रहा है तो ज्यादा सफेद बालों वाला आदमी है, इसकी अब बातें सुने कि जी वो तो रिपोर्ट करेंगे नवाज शरीफ साहब को, हद हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल बेंच ने कहा है कि ये नाम हमें सबमिट करें, अदारों के सरबराह, हम फैसला करेंगे और मॉनिटरिंग के लिए भी एक और जजेस का बेंच होगा, अदालत के पास ये सारा इख्तियार होगा, हुकूमत का तो कोई इख्तियार बाकी नहीं है इसके सिलसिले में। तो कम से कम ये जो फैसला आया उसको
ट्विस्ट करके तरोड़ मरोड़ के पेश तो ना करें। और दूसरी बात, एक मिनट, एक बात आपने और पूछी है पेश होने वाली, तो जनाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग है। एक आम आदमी हो या पाकिस्तान के वजीर आजम हो, नवाज शरीफ साहब एक कानून के ऊपर चलने वाले आदमी है। सो जो भी GIT सुप्रीम कोर्ट बनाएगी, मैं समझता हूं कि अगर वो बुलाते हैं तो जाने में कोई बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ये रवायत मौजूद है और ये अच्छी रवायत है, ये आला ज़र्फी की बात है। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे थे कि जाएंगे, अदालत का एहतराम है, कुछ रिजर्वेशन हैं, उसके बावजूद एहतराम है। इस्तीफे की बात नहीं हो सकती, इस्तीफा नहीं दिया जाएगा क्योंकि GIT और उसके मेंबरान तो खुद अदालत ने अप्रूव करने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफे पर बजिद है, पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है। तहरीक इंसाफ से पूछेंगे कि उन्होंने आगाज़ सड़कों से किया था, फिर अदालत गए और अदालत जाने से पहले मिठाई बांटी कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन एक्सेप्ट कर ली है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फिर मिठाई बांटी, मगर फिर सड़कों पर आ गए हैं। बात इस्तीफे से किया था, सड़कों पर मामला और वापस सड़कों पर हैं, फिर इस्तीफे का मामला। तो ये क्या वहीं 360 डिग्री घूम कर आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बात करेंगे इसके बाद। 5 दिन बाद मुश्तरका तहकीकाती टीम बना दी जाएगी, मगर ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतमईन नजर आ रही है, ना पीपल्स पार्टी। कल मुबारकबादें भी थी, मिठाइयाँ भी बट रही थीं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें। और क्या वजह है, क्या भरोसा नहीं है, और अदालत के फैसले को मान भी रहे हैं और अदालत का फैसला है GIT और अदालत ने नहीं कहा कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो, तो क्या वजह है? फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो साहब बहुत शुक्रिया। जो साहब GIT में ISI MI का भी नुमाइंदा होगा, अदालत खुद इसे मॉनिटर करेगी, लोग जो इन्होंने नॉमिनेट करने हैं वो अदालत अप्रूव करेगी, बात भी हो रही थी अभी। तो खान साहब फिर भी कह रहे हैं हम सड़कों पर आएंगे, जलसा करेंगे। अगर आप अदालत का फैसला मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं तो जो अदालत ने कहा है, कल कह रहे थे खान साहब के 60 दिन का इंतजार है और उसके बाद फैसला आ जाएगा, फिर कह रहे हैं सड़कों पर आएंगे, तो आप नहीं मान रहे अदालत का फैसला? देखिए, जो जद्दोजहद है वो अदालती भी है, पार्लिमानी भी है और अवामी भी है, और तीनों जो मकामात हैं, तीनों जो ऑप्शंस हैं वो हमारे सामने हैं। अल्टीमेटली हम एक सियासी जमात हैं और जाहिर है कि एक सियासी जो रास्ता है वो इख्तियार करेंगे। जो अदालती मामला है उसको हमने मुकम्मल तौर के ऊपर उसको खुशामदेद कहा है और उसमें भी हम मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। जहां तक GIT का बात है, उसके ऊपर जो कॉमेंट है, जो फेयर कॉमेंट है, वो ये है कि आपने खुद ही अपने फैसले में ये लिखा कि नैब के चेयरमैन वो काम नहीं कर पाए। जो FIA है, SCCP के बारे में आपने एक वाज़े कमेंट्स दिए और फिर उसके फैसले के बाद आप उन्हीं को कह रहे हैं कि आप नए साहिबान अपने इदारों से नॉमिनेट करें जो इसकी तफ्तीश करे। तो थोड़ा सा उसको कह लें कि कमेंट के तौर के ऊपर ये बात तो जरूर आती है कि हमारी समझ से ये थोड़ी सी बात बाहर है कि वज़ीर आज़म के होते हुए उनके मातहत इदारे उनके इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। और सब तो यानी कि आप फैसला नहीं मान रहे ना सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इन इदारों के बारे में, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इन इदारों से कहा कि आप इन्वेस्टिगेट करें, कहा कि नॉमिनेट आप सुप्रीम करेगी हुकूमत, फिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें अप्रूव करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट उसे मॉनिटर करेगी, उसमें MI और ISI भी होगा। तो 60 दिन की तो बात है, अगर आपको भरोसा है, और कल खान साहब खुद कह रहे थे 60 दिन की बात है और बड़ा जबरदस्त काम हो गया, पता नहीं क्यों नून लीग खुशियां मना रही है, तो फिर आपको इस्तीफा क्यों चाहिए? इस्तीफा जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मॉरल रिक्वायरमेंट है, वो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक जमहूरियत है और जमहूरियत में जब ये बात हो जाती है तो एक इखलाकी कदर एक चीज होती है जो जाहिर है कि फिलहाल हुकूमत उससे बिल्कुल नाशना नजर आती है, लेकिन जो एक इखलाकी कदर है, इखलाकी रिक्वायरमेंट है, वो तो यही है कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दे। नहीं, खान साहब इखलाकी बुनियादों पर नहीं कह रहे। खान साहब को यह शक है कि बावजूद इसके केस में MI और ISI हैं, बावजूद इसके केस को सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज कर रही होगी, ये इस पूरे GIT को मियां नवाज शरीफ साहब इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो जाएंगे, इसलिए उन्हें वजीर आजम नहीं रहना चाहिए। इमरान खान साहब का नुक्ता इखलाकी नहीं है, एग्जैक्टली ये नुक्ता है उनका। ठीक, अच्छा, इस हिस्से में आप जरा ये देखिए कि वज़ीर आज़म साहब अपॉइंट करते हैं DG FIA, वज़ीर आज़म साहब अपॉइंट करते हैं स्टेट बैंक के गवर्नर को, उसके अलावा SCCP के चेयरमैन को, चेयरमैन नैब की हालत आपने खुद देख ली है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या उनके बारे में कहा है। तो आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर आप एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं, अगर आप तरक्की और जो तनज़ली है वो आपकी मेरे हाथ में है और मेरे खिलाफ ही आप तहकीक पे मामूर हो जाएंगे, तो आप
अंदाजा लगाइए कि जहनों में ये बात तो जाएगी कि ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वैसे तो फिर यानी कि मॉरल नहीं है ना मसला, आप भी ये कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो जब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो उसे रोकने के लिए अगर उसमें दूसरे 2 इदारों के भी लोग मौजूद हैं और अदालत खुद उसको सुपरवाइज कर रही है, उस पर भी आप नहीं मुतमईन, तो फिर क्या दस्तयाब ऑप्शन है पाकिस्तान में आपकी नज़र में? शुरू में अदालत ने कहा था कमीशन बना देते हैं, वो भी नहीं माना था इमरान खान साहब ने, तो क्या दस्तयाब ऑप्शन है आपकी नज़र में जिससे तहकीकात होनी चाहिए, वो बताइए। देखिए, ऑप्शन तो बड़ा सीधा था जो जमहूरियत में होता है कि वजीर आजम साहब अपनी ही पार्टी से नया वजीर आजम मुंतखब होने देते और अपनी पार्टी, और उसके बाद आकर के वो तहकीकात का सामना करते और तहकीकात में वो अलहदा हो जाते। तो ये ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट की नजर में भी था। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बहुत ज्यादा जो जजमेंट में जजेस ने एडवर्स ओपिनियन दिए हैं, और मगर फाइनल जजमेंट में अगर सुप्रीम कोर्ट उसके बावजूद नहीं कह रही कि वजीर आजम अलग हो, और अगर आप मानते हैं जजमेंट को, तो इस जजमेंट को मानते हुए क्या ऑप्शन है आपकी नजर में कि किस तरीके से करवाए सुप्रीम कोर्ट तहकीकात? सुप्रीम कोर्ट तो ये कर नहीं सकती थी ना। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो जो करना है सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने हर तरीके से एक कह लें कि जो एक जहां तक जा सकती थी सुप्रीम कोर्ट वो गई है। सिर्फ इजाजत, अगर आप नाअहली के बाद दो जजेस ने जो फैसला किया है, खुसूसन जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने, जस्टिस गुलजार साहब ने, उन्होंने तो पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम की है जुडिशरी की और कानून की हकमियत की। और जो कुछ लिखा गया है, इतना एडवर्स ओपिनियन लिखा गया है कि वो कह रहे हैं कि हमें एतराज है 2 जजेस की जजमेंट पर, मगर उसके बावजूद हम नहीं कहेंगे। नून लीग भी कोई खुश नहीं है। कल आप दोनों ही खुश थे और अब ऐसा लगता है कि आप दोनों ही कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है, ना तहरीक इंसाफ ना नून लीग कोई बहुत ज्यादा खुश नजर आती है। तो उसके बावजूद जो ऑप्शन नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, आप वो ऑप्शन मांग भी रहे हैं। दूसरा, अगर वजीर आजम नवाज शरीफ मुस्ताफी हो जाएं और नून लीग का ही कोई और वजीर आजम लग जाए, तो वो मियाँ साहब को बचाने के लिए नहीं कोई कोशिश कर रहा होगा। जो इन्फ्लुएंस आप मियाँ साहब से एक्सपेक्ट करते हैं वो कोई दूसरा वो इन्फ्लुएंस नहीं लगा रहा होगा। तहकीकात बिल्कुल शफाफ हो जाएंगी और मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 8.5 दिन बाद आपकी नजर में। तहकीकात तो देखे ऑलरेडी क्या नहीं हो चुका, किस किस को क्या नहीं पता क्या हुआ है। एक टेक्निकलिटी है जिसको आपने जो है वो केटर करना था। तो वजीर आजम साहब की मौजूदगी में अगर उनको ये जो मातहत हैं उनका वजीर आजम के खिलाफ मुश्किल है फैसला करना। वजीर आजम खुद नहीं होंगे तो मातहत जो साहिबान हैं, जो अफसरान हैं, उनको जरा आजादी मिलेगी, जरा स्पेस मिलेगी कि वो काम कर सके। यही मामला है। वरना इस मामले में तो पाकिस्तान के किसी शख्स को क्या कोई उबहाम है कि जो खत है वो जाली है? क्या उबहाम है कि जो चारों जो अपार्टमेंट्स हैं लंदन में वो वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली के नहीं हैं? वाजिद साहब बहुत शुक्रिया, वाजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्या इसके अलावा ऑप्शन हो सकता है अगर यही इदारे के अलावा कोई बात करनी है? क्योंकि अगर इस बात को निकाल दिया जाए कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज कर रही होगी, इस बात को निकाल दिया जाए कि इसमें MI और ISI भी होंगे, तो ये इदारे 1 साल से ऑपरेटिव थे। इन्होंने पनामा लीक्स जब से आया है और उसमें इतने सारे नाम हैं, क्या किया? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने भी पेश हुए, क्या हुआ? JIT काम कैसे करेगी? ये सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में है। सियासी एतराज अपनी जगह, मगर JIT में शामिल 4 बड़े अहम इदारे NAB, FIA, SECP और स्टेट बैंक पहले ही तहकीकात से इनकार कर चुके हैं। FBR ने क्या किया वो भी हम आपके सामने रखते हैं। फिर तहकीकात होगी कैसे? सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बनने वाली ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम की सरबराही FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल करेंगे, जबकि उनके साथ टीम में NAB, SECP, स्टेट बैंक, ISI, MI का नुमाइंदा होगा। ISI और MI को छोड़कर बाकी तमाम इदारे पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पनामा लीक्स की तहकीकात पर अपने दायरा कार और दायरा इख्तियार का जवाब बनाकर इनकार कर चुके हैं। रोजनामा डॉन की खबर के मुताबिक NAB, FIA, स्टेट बैंक और SECP के सरबराहान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बता चुके हैं कि पनामा पेपर्स की तहकीकात उनके इख्तियार से बाहर हैं, क्योंकि मुतल्लिका कवानीन उन्हें उसकी इजाज़त नहीं देते। NAB चेयरमैन कमर जमात चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस के तहत NAB करप्शन के इल्ज़ामात पर किसी भी मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करने का इख्तियार देता है, लेकिन ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बता रहे हैं कि लेकिन अमली तौर पर जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके तहत पनामा पेपर्स में शामिल अफराद के खिलाफ तहकीकात FBR कर रहा है। अगर FBR किसी जुर्म की निशानदही करता है तभी कानून के तहत NAB ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, वरना नहीं। फिर चेयरमैन NAB ने मजीद कहा कि इस मामले में कोई वाज़ेह सबूत नहीं है, इसलिए उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच के सामने भी चेयरमैन NAB ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिस पर अदालत सख्त नाराज़ भी हुई और सख्त रिमार्क्स भी दिए। अदालत की बरहमी फैसले में भी दिखाई दी। 5 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में 11 सवालात उठाए और लिखा कि उनकी तहकीकात करना NAB का काम है, मगर चेयरमैन NAB ने अपना काम करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम कायम की जाए। अब NAB का नुमाइंदा JIT में शामिल होगा। क्या अब NAB वो सब कर सकेगी जो माजी में नहीं किया? इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने DG FIA ने कहा
कि ये मामला टैक्स चोरी से जुड़ा है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। फिर जब उनसे मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का कहा गया तो डीजी FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंसिदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में मुतारिफ कराया गया, जबकि रकूम की मुंतकली के इल्ज़ामात इस एक्ट के नाफिज होने से पहले के हैं, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA को कानून सिर्फ सरकारी मुलाजमीन से जुड़े मामलात की तहकीकात की इजाज़त देता है। अवामी ओहदे पर मौजूद शख्स उनके दायरा इख्तियार से बाहर है। अब JIT में FIA अपने कानून के मुताबिक काम करेगी या फिर नहीं, कानून से हट के काम करेगी, क्योंकि पहले तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बता चुके। तो नैब और FIA क्या करेंगे अलग, जो पहले उन्होंने नहीं किया और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया। इसी तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह ने कहा कि वजारत खजाना ने 29 अप्रैल 2016 को पनामा पेपर्स की तहकीकात का कहा। कमीशन ने तहकीकात की तो पता चला कि पनामा पेपर्स में शामिल 155 अफराद पाकिस्तान की 39 रजिस्टर्ड कंपनियों से वाबस्ता हैं, लेकिन इल्जामात की तहकीकात इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि हो सकता है कि इन लोगों ने जाती हैसियत में ऑफशोर कंपनियों में सरमायाकारी की हो। हम ऐसी सरमायाकारी की तहकीकात नहीं कर सकते। अब ACCP का नुमाइंदा भी JIT में होगा। क्या अब ACCP तहकीकात कर लेगी? ये 3 नुमाइंदे क्या कह चुके हैं इनके सरबराहान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आगे, उसके तो बरक्स होगा अगर अब ये तहकीकात करने में कामयाब हो गए। फिर JIT में स्टेट बैंक का नुमाइंदा भी शामिल होगा और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने गवर्नर स्टेट बैंक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो तहकीकात नहीं कर सकते क्योंकि इदारा सिर्फ बैंकिंग ज़राए से मुश्तबा लेन देन हासिल कर सकता है और तहकीक करके एजेंसियों को रिपोर्ट पेश कर सकता है। अब ये इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाली JIT में शामिल होंगे और तहकीकात करेंगे। इसके अलावा भी ISI और MI के नुमाइंदा कमेटी में शामिल होंगे। अब ये 2 जो एजेंसियां हैं, क्या ये इन 4 के साथ मिलके कुछ अलग कर लेंगी, कुछ अलग आउटकम आ जाएगा, या अगर सुप्रीम कोर्ट इसको बाकायदा सुपरवाइज कर रही होगी तो कुछ अलग ऑप्शन आ जाएगा, आउटकम आ जाएगा। मगर ये जो 2 एजेंसियां हैं ISI और MI, क्या इन एजेंसीज को फाइनेंशियल क्राइम का तजर्बा है? क्या ये JIT में उस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकेंगे? ये सवाल भी अहम है। अपने आईनी और कानूनी इख्तियार से बढ़कर क्या ये काम कर सकेंगे? क्योंकि अगर FIA कहता है कि 2010 से पहले कानून नहीं था तो हम तहकीक कर नहीं सकते, तो उस कानून से क्या तजावुज़ FIA अब कर सकेगा? जस्टिस एजाज अफजल ने अपने फैसले में लिखा कि आइन के आर्टिकल 4 के मुताबिक किसी भी फर्द को कानून से हटकर कोई काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। क्या ये इदारे कानून से हटकर काम करेंगे? ये सवाल अहम है। और क्या इनसे कानून से हटकर बात हो सकेगी? सुप्रीम कोर्ट ने JIT में 11 सवाल भी उठाए हैं। शबर जैदी साहब माहिर टैक्स उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। शबर जैदी साहब बहुत शुक्रिया। पहले भी हम आपसे मुसलसल इस केस के हवाले से बात करते रहे। जो सियासी ओपिनियन है वो अपनी जगह, फाइनेंशियल मामलात के हवाले से ये इदारे पहले कह चुके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हमसे नहीं हो सकती तहकीकात। फिर इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कानून पाबंद करता है। FBR 5 साल पुराने मामलात, 7 साल पुराने मामलात, वो 2010 से पहले के मनी लॉन्ड्रिंग मामलात FIA नहीं देख सकता। अब कुछ हो सकता है, कर सकते हैं, इस JIT इन 11 सवालात के जवाब ढूंढ सकती है। शाहजेब, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी आया था और मैंने बहुत पहले जब ये शुरू हुआ था सिलसिला, जब ये रेफरेंस फाइल भी नहीं हुआ था, उस वक्त मैंने कहा था कि इसकी एग्ज़ामिनेशन तो हर हाल में किसी तरीके से करानी पड़ेगी और वो जुडिशरी नहीं कर सकती, बल्कि जुडिशरी को कोई एड लेनी पड़ेगी। और आज हम वहीं पे आके खड़े हैं कि जुडिशरी मुख्तलिफ़ इदारों की और मुख्तलिफ़ इदारों के लोगों की एड ले रही है। अब और यही इसका लॉजिकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कंक्लूजन था और जो मेरे हिसाब से सही कंक्लूजन पे हम पहुँचे हैं। अब आपका सवाल ये कि क्या ये इदारे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। मैं शख्सियतों पर या इदारों की कारकर्दगी पे बात नहीं करना चाहता, मगर मेरे ज़ाती हिसाब से जो कुछ किया गया है, इसके अलावा इन इदारों के अलावा कोई हमारे पास सलूशन नहीं है कि हम कहीं से और ऐसा कोई मैकेनिज़्म लाएं कि जो इंक्वायरी या एग्ज़ामिनेशन चाहिए वो कोई और कर सके। तो यही आज के हालात में चॉइस है और इसी चॉइस को अब बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ना कि हम इसको किसी और तरीके से। मतलब कोई बेहतर तरीके से हो सकता है कि 2010 से पहले के मामलात अगर FIA नहीं देख सकता कानूनी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के, तो अब जाके सवाल कर ले। टैक्स के मामलात FBR उससे पहले के सवाल कर ले। हसन हुसैन अगर पाकिस्तान रेजिडेंट नहीं है उसके बावजूद सवाल कर ले, अगर वो इसका सहारा ना लें तो ये एक अलग बात है। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब से उनके वालिद साहब के 40 साल पुराने मामलात का सवाल कर ले, 20 साल पुराने मामलात का सवाल कर ले। ये जो लॉ ऑफ लिमिटेशंस है इससे हट के, क्योंकि पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आगे कह चुके कि जी हमें ये लिमिटेशंस है, इससे हट के हो सकता है काम कर सकते हैं ये।
देखिए, मैंने आपको यही शायद बात आपके प्रोग्राम में भी कही थी कि अगर जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ लॉज हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, टैक्स लॉ, फॉरेन एक्सचेंज लॉज, बैंकिंग लॉज और मुख्तलिफ लॉज जो हैं, उनमें इंडिविजुअल्स के पास मुख्तलिफ राइट हैं लिमिटेशंस के और टाइमिंग के, कि उसके बाद वो सवालात नहीं हो सकते रिकॉर्ड कीपिंग के। मगर मेरा ज़ाती व्यू है कि यहाँ पोजीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और वो मुख्तलिफ ये है कि पहली बात तो जो कंसर्न पार्टी है उसने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि वो इंफॉर्मेशन और सोर्सेज देने के लिए तैयार है। तो उन्होंने वो राइट ऑफ टेक्निकली, जिसको आप कहते हैं ना कि राइट ऑफ टाइम बार्ड, मेरे ज़ाती हिसाब से उन्होंने अपने पर वेव कर लिया है कि वो उसको नहीं परसू करेंगे। और सर ये कहने के बावजूद भी उन्होंने ये किया कि अगर कतरी खत दिया और कहा गया कि साथ में मनी ट्रेल दें, तो उन्होंने कहा कि ये ट्रेल नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये कैश में दुबई से पैसा गया था कतर से कैसे गया, हसन हुसैन को कैसे मिला, दुबई कैसे गया, तो भी नहीं दिया। कतरी खत दे दिया, दुबई से एक शेख का खत दे दिया जब स्टील मिल बिकी। तो बावजूद इसके कि वो कह रहे हैं कि हमने ये इन कवानीन का सहारा नहीं लिया, मगर उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है। और अगर वो दोबारा कहते हैं कि हमारे पास नहीं है और सिर्फ ये खतूत है हमारे पास, और इन खतूत को वेरीफाई करने के लिए शेख आ जाते हैं, तो क्या कानूनी तौर पर फिर किया जा सकता है इनको जवाब दे कि जी नहीं आपने देना ही है हर हाल में, तो लॉ ऑफ लिमिटेशंस नहीं अप्लाई होगा? जो आप कह रहे हैं कि वो कहेंगे कि जो ट्रेल हमने दी थी उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, मगर मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो शायद उससे ज़्यादा मांग रहा है, और जब वो उससे ज़्यादा मांग रहा है तो अगर वो उस पर मुतमईन होता तो 3 जजेस जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो उस सवाल को वहाँ क्लोज़ कर देते और वो एब्जॉल्व कर देते उन सवालों के जवाबात से। मगर उन्होंने एब्जॉल्व नहीं किया, उन्होंने उसकी फर्दर एग्जामिनेशन और इंक्वायरी मांगी है, जो उन्होंने बड़े स्पेसिफिक अल्फाज में मांगी है। बहुत शुक्रिया। छब्बरजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है उससे नहीं हुई है मुतमईन अदालत, तो ये सवालात अब किए जाएंगे। जब ये सवालात होंगे तो फिर मामला आगे बढ़ेगा कैसे 60 दिन बाद? कि अभी भी यही बेंच, यही 5 रुकनी बेंच मियां नवाज शरीफ साहब को इस रिपोर्ट की बुनियाद पर क्या डिस्क्वालीफाई कर सकता है? ये बड़ा अहम मामला है, लीगल कानूनी तौर पर क्या ये मामला, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जीआईटी में आईएसआई और एमआई के नुमाइंदे भी होंगे, आईएसआई का नुमाइंदा डीजीआईएसआई नॉमिनेट करेंगे। कुछ मुतनाज़े बयानात आ रहे थे और उन मुतनाज़े बयानात के बाद आज इंतज़ार हसन साहब ने भी बात की, इस तरफ इशारा दिया कि क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है अगर कोई प्रीमियर इंटेलिजेंस का भी नुमाइंदा वहाँ हो। तो अब डीजीआईएसपीआर की तरफ से कहा गया है कि कुछ लोगों के प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह से मुताल्लिक बयानात बेबुनियाद हैं। ये बयानात गुमराहकुन और बेबुनियाद हैं। पाक फौज की दयानत शक व शुबहात से बाला है। इंतज़ार हसन साहब आज इशारा कर रहे थे, रिश्तेदारी की बात कर रहे थे, ये बात की गई, उसके जवाब में लगता है कि ये स्टेटमेंट दिया गया है कि ये बयानात गुमराह हैं, पाक फौज की दयानत शक व शुबहात से बालातर है। डीजीआईएसपीआर की तरफ से ये बयान सामने आया है। ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे? अब 60 दिन बाद ये जीआईटी क्या इन्हीं 5 जजेस के आगे अपनी रिपोर्ट रखेगी और उसके बाद क्या वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, या फिर जो जस्टिस एजाज हसन साहब की तरफ से कहा गया कि उन्हें पूरा मौका मिलना चाहिए, लोअर कोर्ट से ट्रायल के बाद फैसला लेने का वो मामला होगा, ये रेफर किया जाएगा अदालत की तरफ से। खुद साबिक जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाइक उस्मानी साहब बहुत शुक्रिया। शाइक साहब आप खुद जज रहे हैं, ये तो नई तारीख रकम होने वाली थी पूरे पनामा के मामले पर। आप आर्टिकल 184(3) की जो लिमिटेशंस हैं उस पर बात करते रहे, नए प्रेसिडेंट्स की बात करते रहे। ये तो अगर मुकम्मल एक नई तारीख बन जाती, आपको लगता है अगर वज़ीर आज़म ना अहल हो जाते तो ये ठीक होता, एक अच्छा प्रेसिडेंट होता? देखिए, फ्रॉम अ जुडिशल पॉइंट ऑफ व्यू मेरी नज़र में 184(3) के तहत वो वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते मेरी नज़र में। और यही बात वो जस्टिस एजाजुल हक ने जो जजमेंट दी है अपनी, उसमें उन्होंने साफ कही है कि वो नहीं कर सकते थे। तो ये देखिए, जब जज कोई फ़ैसला करता है तो वो ये भी देखता है कि क्या उसने जो फ़ैसला किया है वो कानून के मुताबिक किया है कि नहीं किया है, क्योंकि फैक्ट्स तो बाद में आते हैं, लॉ पहले आता है। तो ये इसमें काफ़ी तजब्ज़ब का मामला था। और लेकिन बासूरत 184(3) एक ऐसी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की जिसकी कि कोई लिमिट्स नहीं है। वो इन द इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंशियल जस्टिस वो कुछ भी कर सकती है।
तो अगर ये जिस तरह आपने कहा, अगर ये 3 जजेस एक तरफ आ गए होते और वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल करार दिया जाए, तो यकीनन एक हिस्ट्री रकम हो जाती। और इसके बाद तो अब मैं ये समझता था अगर ये हो गया होता तो उसके बाद जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता नया, उसके ख़िलाफ़ एक पिटीशन फाइल होती इसी बेसिस के ऊपर, और काफ़ी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन होती हर एक प्राइम मिनिस्टर के लिए। मगर अब क्या होगा? अब अगर JIT 60 दिन बाद एक अपनी रिपोर्ट देती है, उसमें अगर मुतमईन नहीं होती, तो जो फाइनल जजमेंट में जैसे एजाज अदल साहब ने लिखा है कि नवाज शरीफ को पूरे प्रोसेस से गुजरना चाहिए, नीचे की कोर्ट से लेके ऊपर तक पूरे ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। मगर अब क्या JIT अगर ये रिपोर्ट दे दे 60 दिन बाद और अगर वो खिलाफ होती है वज़ीर आज़म के, मुतमईन नहीं होती, तो यही बेंच डिस्क्वालीफाई कर सकता है, या फिर ये रेफर करेगा कि जी इनका ट्रायल होना चाहिए सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में, नीचे की कोर्ट्स में? नहीं, देखिए अब सिचुएशन ये है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक JIT मुकर्रर कर दी है जिसका काम के इन्वेस्टिगेशन है और एविडेंस को इकट्ठा करना, और वो जो एविडेंस के जो रूल्स हैं उसके तहत एविडेंस को इकट्ठा करना, तो अब जब वो एविडेंस इकट्ठा कर लेंगे और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे, तो वो चीज़ें जो एजाजुल हक साहब ने कहा कि कोर्ट के पास जाना चाहिए, ये तो वो सब अब ख़त्म हो जाएंगी, चूँकि एविडेंस खुद सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उनके सामने लाई गई है। तो अगर वो JIT की रिपोर्ट से ये साबित होता है कि यकीनन इन लोगों ने कुछ गड़बड़ की है और बेईमानी की है और ईमानदारी से काम नहीं किया है, तो हो सकता है कोई यही बेंच दोबारा जब बैठेगी JIT की रिपोर्ट को कंसिडर करेगी, तो शायद बाकी 3 जजेस भी बाकी 2 जजेस के जो ओपिनियन के साथ मुत्तफिक हो जाएं, ये भी हो सकता है। और सब तो ये अब जो रिपोर्ट है वो इन बाकी 3 जजेस ने देखी नहीं है, क्योंकि 2 तो अपना ओपिनियन दे चुके, या फिर ये जो बेंच है 5 रुकनी, ये चीफ जस्टिस से ये कह चुका है, ये उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि आप एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें जो बाकायदा तौर पर फेयर इन्वेस्टिगेशन इस JIT की को मॉनिटर करे। तो वो जो बेंच का इनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई है वो सिर्फ 60 दिन के लिए। जो 5 रुकनी बेंच है ये अभी तक अपनी जगह पर मौजूद है और यही फाइनल जजमेंट देगा 60 दिन की कार्रवाई के बाद। नहीं, देखिए ये बेंच अपनी जगह पे रहेगा। ये बेंच ने अभी काम अपना मुकम्मल नहीं किया। अभी कमीशन इस्टेब्लिश हुआ है, वो अपनी रिपोर्ट जो बनाएगा तो नेचुरली ये जो पेश करेगा हर 2 हफ्ते के बाद, और अगर बीच में जो और चीज़ें होंगी तो उसके लिए ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि 5 के 5 जजेस दोबारा बैठें उसको कंसिडर करें। इस वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि एक स्पेशल बेंच बना दी जाए जो कि सिर्फ इस मकसद के लिए हो कि JIT की रिपोर्ट्स जो हैं वो उनके सामने पेश हों और वो उसको मॉनिटर करें। और सब मुझे कानून शहादत के तहत बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर जजमेंट में लिखा है कि जो ऑथेंटिसिटी है कि ये कतरी ख़त ये दुरुस्त है या नहीं, तो ऑथेंटिसिटी कैसे डिटरमिन होगी? कल अगर कतरी खुद आ जाएं प्रिंस और वो कहें JIT के आगे हाँ मैंने ये ख़त लिखा है और मेरे साथ इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, दुबई के शेख आ जाए कि हाँ जी मैंने स्टील मिल इनसे खरीदी थी, कैश में पैसे दिए थे, और कतरी कहते हैं हाँ मैंने कैश में पैसे लिए थे और आगे इन्वेस्टमेंट की थी। कानून शहादत के तहत ये शहादत काफ़ी है या इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन की डिटेल्स हैं जो मांगी गई और ये सारा का सारा मामला देना होगा, और अगर नहीं दिया तो वज़ीर आज़म फिर भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, या सिर्फ ये इन दोनों का आके कह देना कि हमारा है और हमने ये एफिडेविट और ख़त दिया है काफ़ी है? देखिए, जो उन्होंने कतरी जो ख़त जो सामने आया और जो पैसों की बात हुई थी, उससे उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि एक कोई किसी किस्म की पार्टनरशिप पे कोई बिज़नेस कर रहे थे ये लोग मिल करके कतरी शहजादे के साथ। तो अगर वो कोई बिज़नेस कर रहे थे तो बिज़नेस तो ऐसी तो नहीं होती ना, उसमें कुछ ना कुछ तो कागजी कार्रवाई होती है, बैंक अकाउंट्स होते हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, वो सब चीज़ें वो समन करेंगे। अगर वो समन करेंगे, अगर वो नहीं पेश हुए तो फिर वो इस नतीजे पे यकीनन पहुंचेंगे कि ये कतरी ख़त तो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए पेश किया गया। जिस तरह कि आपको मालूम है मलेशिया में जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने किसी सऊदी अरेबिया से कोई पैसों की जो डोनेशन थी उसको उन्होंने पेश किया था। तो अगर इस तरह की बात होगी तो यकीनन मेरे ख्याल में जजेस की शुबहात पैदा हो जाएंगे उनके दिमाग में। उस सूरत में भी यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर ये कतरी और ये दुबई के शेख आ भी जाएं और कह दें कि हाँ ये हमारा ये एफिडेविट और हमारा ही ख़त है, तो उससे ऑथेंटिसिटी डिटरमिन नहीं होती, और जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो भी नहीं अप्लाई होगा कि मियां नवाज शरीफ कहे कि भाई मेरे वालिद साहब के मामलात थे 30 साल पुराने, मैं कहाँ से एविडेंस लाऊं, या फिर मेरे बच्चों के बाकी मामलात हैं, मैं अक्यूज नहीं हूँ, ये भी नहीं अप्लाई होगा। अगर इनके आने के बावजूद और टेस्टिफाई करने के बावजूद भी अदालत ये फैसला कर सकती है कि जी सपोर्टिंग एविडेंस आपने दिया नहीं कि ये कतरी वाकई आपका पार्टनर था, अगर ये कह भी रहा है कि था, उसके बावजूद हमें एविडेंस चाहिए।
जी देखिए, चूँकि इसमें आपको बैकग्राउंड देखनी पड़ेगी, चूँकि ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है वो सिर्फ इसी वजह से बनाई गई है चूँकि कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं थी जो एक्सप्लेनेशन के नवाज शरीफ कैंप में दिया था जो पैसों के ट्रांसफ़र का, और वो ख़ास तौर से उसमें चूँकि कतरी शहज़ादी की जो बात थी, और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि ये उनके साथ बिज़नेस में भी थे और इस वजह से आपस में ट्रांजैक्शंस हो रही थी। तो यकीनन कोर्ट को अगर सिर्फ वो पेश कर देंगे कतरी शहज़ादे का लेटर और कतरी शहज़ादा ख़ुद आके कह दे कि हाँ मैंने ये लेटर लिखा था और हाँ मैंने ये पैसे दिए थे, तो वो मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट के लिए काफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि वो ये चाहेंगे कि अगर आप एक दूसरे के साथ बिज़नेस में पार्टनर थे तो आपके पास कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन होगी, कोई ना कोई तो प्रोसीडिंग्स होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ये दिखाने के लिए कि आप लोग बिज़नेस में थे, इतनी बड़ी बिज़नेस में। तो मेरे ख्याल में उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे और उससे कुछ ज़्यादा पेश करना पड़ेगा वो सबूत देने के लिए। जस्टिस शाइख उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे उससे ज़्यादा कुछ देना पड़ेगा। खत दे दिया है, जो खत लिखने वाला है वो आ भी जाए, उससे ज़्यादा कुछ एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा ये साबित करने के लिए कि इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो डिटर्मिन होती है अदालत की नज़र में। आज के प्रोग्राम में इतना ही। पीर के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।